डीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग दिसंबर सीटेट को टारगेट करते हुए हम सभी लोग की क्लासेस 12 नंबर की चलने वाली है। और इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, अगर आप अभी तक प्ले स्टोर से डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पे हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 2-3 एग्जाम के लिए, जैसे कि एसएससी, बिहार एसएससी कह सकते हैं, एसएससी कह सकते हैं, और इसके साथ सीटेट मेन उद्देश्य होता है। सीटेट के अलावा बीपीएससी ट्री का इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट होता है, जो कि आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। और उस मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और किस सेक्शन पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जानकारी आपको हो गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि आपके पास 3 सिक्का है, 3 कॉइन है, वह कौन चीज़ का है? 3 कॉइन है जो कि ₹1 का है। 3 कॉइन है यानी कि टोटल रुपया कितना हुआ? ₹3 हुआ। 2 सिक्का है ₹2 का, 2 कॉइन है, 2 कॉइन्स है कितने रुपये वाला? ₹2 का 2 कॉइन यानी कि टोटल रुपया ₹4 हुआ। ठीक है? कि और 1 सिक्का है ₹10 का, 1 सिक्का है कितने रुपया का? ₹10 का। 1 सिक्का कितने का है? ₹10 का है, यानी कि 1 गुना 10 यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? 10 हो गया। के रुपया है, तो आप मुझे ₹14 कितने तरीके से दे सकते हैं? ₹14 आप कितने तरीके से दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पे सभी का योग 17 हो रहा है, हमारे पास ₹17 है, तो हम ₹14 तो किसी को दे ही सकते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि ₹14 हम कितने-कितने तरीके से दे सकते हैं? तो चलिए, हम सबसे पहले एगो एक 10 टकिया दे देंगे, एगो 10 टकिया दे देंगे, और एक बार 2 गो कॉइन दे देंगे, यानी कि ₹2 वाला दोनों कॉइन दे देंगे। 2 कॉइन्स, 2 रुपीज़। 2 आरएस वाला दे देंगे, तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं। दूसरा है ₹10 देंगे और इसके अलावा एगो कॉइन देंगे ₹2 वाला, एगो कॉइन देंगे कितने रुपए वाला? ₹2 वाला, और टू मतलब ₹2 का 1 कॉइन्स देंगे, यानी कि अभी तक ₹11 हो गया। 11 और 3 गो कॉइन दे देंगे ₹3 वाला। 3 गो कॉइन दे देंगे किसका? ₹1 वाला, यानी कि यह कितना हो गया? ₹1 ₹2, ₹1 ₹3 कितना हो गया? ₹1। यहाँ पे देखिए 3 कॉइन ₹3, और यहाँ से 2 कॉइन दे दीजिए। यहाँ से कितना? 2 कॉइन दीजिएगा, हमें ₹14 ही देना है ना, तो यहाँ पे 2 कॉइन, यह हो गया कितना? ₹2, 2 ₹4, ₹10 ₹14, यानी कि ये 14 हो गया, ये भी 14 हो गया। आगे देखते हैं, हम अभी तक किसका? 10 का प्रयोग कर चुके हैं, 4 का प्रयोग कर चुके हैं। यहाँ से हमें देना है कितना? ये दोनों कॉइन का भी प्रयोग करके हम देख दिए हैं, और यहाँ पे तीनों का मिश्रण देंगे तो हमें ₹14 देना है, तो कितने तरीके से दे सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हमें अभी तक कितना मिश्रण मिला है? 2 ही मिला है। आगे देखते हैं कोई और बनेगा क्या? नहीं बनेगा तो 2 ही आंसर हो जाएगा, अगर बनेगा तो आगे आंसर होगा। तो थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। 3 कॉइन है हमें ₹1-1 का, ठीक है? और 2 कॉइन है ₹2 का, तो 10 टकिया तो हम तो देंगे तभी पूरेगा किसी में। अगर 3 कॉइन हम दे देते हैं ₹1 वाला और ₹10 ही दे देते हैं, तो ₹13 हुआ ना? लेकिन हमें देना कितना है? ₹14 देना है, यानी कि 2 कॉइन इसका और 1 कॉइन इसका, यानी कि कितना हो गया? ₹4 ₹10 ₹14, यानी कि एक तरीका तो ये बनेगा, और एक तरीका बनेगा 10 और 4 14, यानी कि 2 तरीका हुआ। यानी कि 2 तरीके से ही इसमें हम क्या कर सकते हैं? ₹14 किसी को दे सकते हैं, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएँगे। आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के कीबोर्ड पे, मोबाइल फ़ोन का जो कीबोर्ड होता है ना, ये आपका मोबाइल है। क्या है? ये आपका पुराना बटन वाला सेट है। क्या है? पुराना आपका बटन वाला सेट है, और इसमें आपसे कहा जा रहा है, यह आपका डिस्प्ले, इस फ़ोन का क्या है? डिस्प्ले है। और फ़ोन तो आप अच्छे से देखे ही होंगे, यहाँ पे कितने बटन होते हैं? यहाँ पे ऊपर में कुछ नंबर होते हैं और नीचे में कीबोर्ड होते हैं। क्या होते हैं? कीबोर्ड होते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है स्टार, यहाँ पे लिखा होता है 0, यहाँ पे ह ठीक है? और यहाँ पे आपको 1, 2, 3 करके कितने नंबर दिए होते हैं? 1, 2, 3 करके कितने नंबर दिए होते हैं? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, 8, 9, इस टाइप से कीबोर्ड होते हैं ना मोबाइल पे, ठीक है? मोबाइल भी हमारा बहुत ही अच्छा बन चुका है। कीबोर्ड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। क्या किया जाना है? हमें गुणनफल करना है, यानी कि गुणा करना है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, और गुना लास्ट में 0 भी तो करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे या पढ़े होंगे, थोड़ा-सा ध्यान से कॉन्सन्ट्रेट करके माइंड को
एक जगह केंद्रित करके इस क्वेश्चन को आप पढ़े होंगे, तो डायरेक्ट ही कहेंगे सर इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पूछेंगे क्यों? तो आप कहेंगे सर मोबाइल पे तो 0 भी एक डिजिट होता है ना, वो भी तो कीबोर्ड पे ही होता है। तो 0 से हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा गुणनफल 0 हो जाता है। गुणनफल हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गुणा करते चलिए, लास्ट में मरते जाइए और लास्ट में जैसे ही आप 0 देखेंगे तो आप क्या करेंगे? कहेंगे इसका आंसर तो 0 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में हमें 0 से गुणा करते हैं, तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। देखिए ये कितना ही ईज़ी क्वेश्चन है बशर्ते कि आपको माइंड में यह ध्यान होना चाहिए कि कीबोर्ड पे कौन-कौन सा बटन होता है और ख़ास करके 0 तो याद होना ही चाहिए, तभी इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी या क्लास समझ में आ रही होगी, तो यह क्लास आपको डेली डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल के साथ-साथ मोबाइल एप्लीकेशन डीवीएस टीच पे भी क्लासेस चलती है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक क्लासेस चलती है जो कि आपको बैच के माध्यम से जॉइन करना होगा और यूट्यूब पे डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे आपको संडे मंडे टू कहाँ तक? मंडे के साथ-साथ सैटरडे तक क्लासेस चलती है, जो कि रात में 8 बजे होती है। रात में 8 बजे होती है और संडे को टेस्ट एप्लीकेशन पे होते हैं और उसका आपको सॉल्यूशन एप्लीकेशन पे ही करा दिया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर से डीवीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे जाकर फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाकर आप क्या करेंगे? नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि जो क्लासेस आपको कराए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 33 है और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह हैं। कंगारुओं के कितने पद चिन्ह हैं? 48 पद चिन्ह है। कंगारू के 48 पद चिन्ह है। यह क्या है? कंगारू है। क्या है? कंगारुओं के 48 पद चिन्ह है। कंगारुओं के 48 पद चिन्ह हैं, थोड़ा-सा बड़ा करके लिख लेते हैं, 48 पद चिन्ह हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है खरगोश के 12 हैं। खरगोश के कितने हैं? खरगोश के 12 पद चिन्ह हैं। यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट याद होगा तभी इस क्वेश्चन का सही आंसर बना सकते हैं। पद चिन्ह है और एक बत्तख के 40 पद चिन्ह है। एक बत्तख है, क्या है? बत्तख है और इसका कितना है? बत्तख का 40 पद चिन्ह है, यानी कि 40 पद चिन्ह है। तो कहा जा रहा है बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बतख खड़े हैं? कितने कंगारू, बतख खड़े हैं? तो आपको एक बात तो ध्यान होगा कि कंगारू के पैरों की संख्या कितनी होती है? कंगारू के पैरों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 4 होता है। कंगारू के पैरों की संख्या 4 होती है। यहाँ से क्या हमें कंगारू का नंबर नहीं पता चलेगा? कितना होगा? 12 होगा। हम कहेंगे अब बताओ खरगोश का कितना पैर होता है? तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है? खरगोश के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। जब यह जानकारी आपको पता होगा तो क्या आपको खरगोश का नंबर नहीं निकलेगा? तो 3 निकला। हम कहेंगे बताओ अब बत्तख का कितना पैर होता है? बत्तख तो देखा ही होगा अपने आस-पास में क्या है? पोखरा तालाब में कहीं न कहीं क्या देखोगे? बतख देखे होगे, तो उसके कितने पैर होते हैं? तो आप कहेंगे क्या? कि सर उसके पास तो 2 पैर होता है। कितना पैर होता है? 2 पैर होता है। तो 40 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा संख्या? 20 आ जाएगा। क्रमशः का मतलब है कि कंगारू 12 होगा और बतख खरगोश 4 होगा और बतख कितना होगा? बतख 20 हो जाएगा। बतख कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। बशर्ते कि यहाँ पे आपको खरगोश का, कंगारू का और बतख का कितना पैर होता है, यह आपको पता होता। तभी आप इसका आंसर सही निकाल सकते थे, अन्यथा आपसे नहीं निकलता। तो यहाँ पे आप ध्यान भी कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या सोचते होंगे कि सर बत्तख का तो 4 पैर होगा, लेकिन आप बत्तख को गौर से देखेंगे या इमेज को सर्च करके मोबाइल पे अभी ही आप देख लीजिएगा, कहेंगे कि बत्तख के कितने पैर होते हैं? तो वो आपको बता देगा कि 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं और कंगारू के 4 पैर होते हैं। सभी को आप कैलकुलेट करेंगे तब 12 कंगारू होंगे, 3 खरगोश होंगे और बत्तख 20 होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यह क्वेश्चन आपको सेटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर 1 और पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं, लेकिन पेपर 2 का थोड़ा-सा लैंग्वेज हार्ड होता है और कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। यानी कि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ये क्लासेस को बे आराम से देख सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने से देखिए सबसे पहले आयताकार लंबाई का हम क्या करेंगे? एक हम खेत बनाएँगे, खेत का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? खेत का निर्माण करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर लंबा क्या है? और 3 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है।
खेत के कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है, यानी कि एक कोना से 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग काटा जाता है। तो आपको इतना तो पता ही होगा वर्ग का क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर काटा गया है, यानी कि इसका सभी भुजा कितना है? 1-1 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर है, ठीक है? काटा गया है, काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? लंबाई का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, 1-1 सेंटीमीटर कटा है ना, यानी कि ये सभी कोना से किसी भी कोना से कट जाएगा। किसी भी कोना से क्या कट जाएगा? किसी भी कोना से तो लंबाई कट सकता है ना, और एक ही कटा है। कितना कटा है? एक ही कटा है। तो क्या हम कह सकते हैं, कि इसका कुछ इस टाइप से इसका फिगर बनेगा कटने के बाद क्या बनेगा? कुछ इस टाइप से इस व्यक्ति का आयत का फिगर बनेगा, यानी कि आयताकार खेत का फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 सेंटीमीटर का ही काटा गया, तो क्या इस टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा? क्या इस टाइप का बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? यहाँ पे कहा जा रहा है इस खेत के कोने से 1 भुजा वाला 1 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी कि सभी कोण से 1-1 सेंटीमीटर वाला काटा जा रहा है। थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका फिगर मालूम है अब आपको कैसे बनेगा? इसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा, हम आपको बता देते हैं कैसे बनेगा। इसका फिगर कुछ इस टाइप से जाएगा ऊपर, फिर इस टाइप से जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा और थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ और यहाँ। 1-1 सेंटीमीटर कटा है, 1-1 सेंटीमीटर कटा है, यानी कि पहले यह 3 सेंटीमीटर था चौड़ाई, तो अब 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और अब क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर होगा, और जब इसका चौड़ाई 4 सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर कम हो गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपसे कहा क्या जा रहा है? आयताकार वर्ग काटने के बाद पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई, यानी कि पहले सीमा की लंबाई कितना था? 4 था, और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई का अनुपात कितना है? लास्ट में काटने के बाद 3 हो रहा है, यानी कि 4:3 हो जाएगा। 4:3 को अगर आप डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4:3 का जब आप डिवाइड करेंगे, तो ये कितना से कटेगा? चलिए कटाने की कोशिश करते हैं, कितना से कटेगा? घटाने की कोशिश करेंगे तो यह हो जाएगा कितना? घटाइए कितना से? 5 से। 4:3 ही कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3, और इसको आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में देख लीजिएगा कि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहले बोतल में 1/2 दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलों भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा? आपसे कहा जा रहा है एक शान नाम का लड़का है। शान नाम का क्या है? लड़का है, और यह सोचता क्या है कि हम 2 लीटर इसके पास दूध है। इसके पास कितना दूध है? 2 लीटर दूध है। मात्रा दूध का तो डेंसिटी बराबर फिक्स है, कितना है? 2 लीटर है, यानी कि 2000 एमएल है। हम क्या लिख सकते हैं? 2000 एमएल। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2000 एमएल है। तो कहा जाता है कि 3 बोतल में भरना है, ए, बी, सी, 3 बोतल में इसको भरना है, 3 बोतल में भरना है, भरना चाहता है, लेकिन कितना भरना है? पहले बोतल में, यानी कि ए फर्स्ट वाले बोतल को हम ए मान लेते हैं, तो कितना भरना है? 1/2, 1/2, यानी कि पूरा दूध का 1/2, यानी कि 2 लीटर दूध का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लीटर हो जाएगा, और 1 लीटर का मतलब क्या है? 1000 एमएल। 1000 एमएल हमारा किस में चला गया? 1000 एमएल हमारा चला गया पहले बोतल में। 1000 एमएल किस में चला गया? पहले बोतल में। तो आप कहेंगे सर आधा हम भर दिए, तो 2 लीटर दूध में था, 1 लीटर हम भर दिए 1 बोतल में, तो कितना बचेगा? बाहर कितना बचेगा? तो 1 लीटर। कितना बचेगा? तो 1 लीटर दूध बचेगा। तो अब कहा जा रहा है दूसरी बोतल में बाकी दूध का कितना? बाकी दूध का 3/4, यानी कि फिर से 1 लीटर जो दूध बचा है ना, उसका 3/4 दूसरे वाले बोतल में हम भर रहे हैं। 1 लीटर दूध बचा हुआ है, 1 लीटर को क्या हम 1000 एमएल के बराबर नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। 1000 एमएल का कितना भाग भर रहा है दूसरी बोतल में? तो 3/4 भाग, 3/4 भाग। तो इसको घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। 250 को 3 से गुना करेंगे तो 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750 एमएल। 750 एमएल हो जाएगा। अब कहता है कि दूसरी बोतल में भी भर दिया कितना? 3/4 भाग, और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध का 1/5 भाग।
अब बचा हुआ दूध कितना है इस व्यक्ति के पास था? 250 है। कितना है? 250 दूध इसके पास बचा हुआ है देखिए। 2 लीटर दूध था, पहले बोतल में हम 1000 एमएल भर दिए हैं, दूसरी बोतल में 750 एमएल भर दिए हैं, यानी कि 1750 एमएल खत्म हो गया, 2000 एमएल दूध ये था। तो बचा कितना? 250 एमएल दूध बचा, तो 250 एमएल का तीसरी बोतल में कितना डाल रहा है? 1/5 भाग, इसको कटाएँगे 5 से तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी कि 50 एमएल दूध किसमें डाल रहे हैं? तीसरी बोतल में भर रहे हैं। तीसरी बोतल में कितना भर रहे हैं? 50 एमएल दूध। इस व्यक्ति ने कितना दूध भरा है? टोटल मिलाकर आप आपसे कहा जा रहा है कि तीनों बोतलों में भरने के बाद शायन के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा यानी कि शेष दूध हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो टोटल दूध हमारे पास कितना था? तो 2 लीटर था और 2 लीटर के बाद हम पहले बोतल में 1000 एमएल भर दिए। दूसरे बोतल में 750 एमएल भर दी और तीसरे बोतल में 50 एमएल भर दिए। यानी कि हम टोटल दूध खर्चा कितना कर दिए या बोतल में कितना डाल दिए? आप कहेंगे टोटल एक्सपेंस यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल खर्च यानी कि बोतल में जो डाला गया बोतल में दूध है वह कितना है? 1000 एमएल प्लस 750 एमएल प्लस 50 एमएल यानी कि कितना हो जाएगा 750 और 50 800 और 1000 1800 एमएल दूध तो हम भर दिए। 1800 तो दूध हम भर दिए किस चीज़ में? बोतल में भर दिए। तो हमारे पास टोटल दूध था कितना? तो 2000 एमएल था यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा? शेष कितना बचा हुआ है? 2000 माइनस 2000 माइनस 1800 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। 200 एमएल आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताया हूँ। अगर आप चाहते हैं इससे भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डीवीएस टीच डाउनलोड करना होगा जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल आप वहाँ पे जाकर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग भी देंगे और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएँगे आप अपना रिव्यू उस एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस करने के बाद कैसा महसूस हुआ और उस क्लासेस को आपको जॉइन कैसे करना है उसके बारे में जानकारी आप 9123 पे हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वरुण के पास एक ₹10 का नोट है। वरुण नाम का एक व्यक्ति है। क्या है? वरुण नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास ₹10 का एक नोट है। ₹10 का कितना नोट है? एगो नोट है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, एक नोट है। ₹6 का एक पेन खरीदता है। ₹6 का एक पेन खरीदता है, दुकानदार उसे 1 और ₹2 के कुछ सिक्के लौटाता है, कुछ सिक्के लौटाता है। ₹1 और ₹2 का क्या करता है? सिक्का लौटाता है, तो उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, ये या वरुण नाम का एक लड़का है, जिसके पास ₹10 है और यह ₹6 खर्च कर देता है, यानी कि एक्सपेंस कितना करता है? एक्सपेंस यानी कि ₹6 का क्या कर देता है? कलम खरीद लेता है, ₹6 का कलम खरीद लेता है, ₹6 का कलम खरीद लेता है और दुकानदार को वह ₹10 देता है। तो वह रिटर्न कितना करेगा? रिटर्न मनी कितना होगा? दुकानदार उसे कितना बदलेगा या कितना देगा? तो क्या करेगा? ₹10 माइनस ₹6 यानी कि ₹4 क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो कहता है दुकानदार इसे ₹1 और ₹2 के कितने सिक्के देंगे? ₹2 के और ₹1 के कितने सिक्के देंगे? इसका मिश्रण देना है। तो हमें 4 बनाना है ₹1 के सिक्का की मदद से और ₹2 का सिक्का की मदद से। तो कहेंगे सर ₹2 के एगो सिक्का हम दे देंगे और ₹1 के 2 गो सिक्का दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 और इधर 2 यानी कि ₹4 तो इससे मिल गया। यानी कि 2 और 1 कितना हो गया? 3 कॉइन हो गया ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 3 कॉइन होगा। तो आप कहेंगे सर, क्या हम ₹2 का 2 गो कॉइन नहीं दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं क्योंकि ₹1 का भी कॉइन होना चाहिए और ₹2 का भी कॉइन होना चाहिए। इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। ₹1 और ₹2 के सिक्का को मिलाकर ही आपको ₹4 रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए आपको कितने सिक्के देने होंगे? 3 सिक्के देने होंगे जो कि ₹2 का 1 सिक्का होगा और ₹1 का 2 सिक्का होगा, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस हमें लाने में आपका व्यूज़, आपका कमेंट और आपका लाइक हमें मोटिवेशन कर देता है, ठीक है? जिसकी मदद से मैं आपको क्लासेस उपलब्ध करा पा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप जब तक हमारे साथ बने रहेंगे तब तक मैं आपको क्लासेस उपलब्ध कराता रहूँगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का वर्गों का योग क्या होगा? चलिए हम कुछ नहीं जानते हैं। एक 6 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 45 है।
क्या है? 45 है। तो क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्रमागत संख्याएँ ही हैं। यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इसी को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। तो क्या हम मैथ में किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या हम नंबर डायरेक्ट मान सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। तो 6 क्रमागत संख्या है, तो क्या हम मान सकते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2, चौथी संख्या x प्लस 3, पाँचवीं संख्या x प्लस 4, छठी संख्या x प्लस 5। कितना हो गया? एगो, दुगो, तीनगो, चारगो, पाँचगो, छगो। छगो हो गया तो 6 संख्याओं का योगफल कितना है? 6 संख्याओं का योग कितना है? 45 है। संख्याओं का योग कितना है? 45 है। तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देते हैं? प्लस ऐड कर देते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए? यह सभी संख्याओं का योग हमें पता चल सके। चलिए कोष्टक में नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको काउंट करेंगे तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 एक्स हो जाएगा। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 5 बराबर 45 ठीक है? तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे करेंगे तो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 15 यहाँ पे 45 45 में से 15 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 30/6 यानी कि 5। तो x बराबर 5 यानी कि पहली संख्या में क्या प्राप्त हुआ? 5 दूसरी संख्या 6 इस टाइप से हमें यह सीरीज़ आगे बढ़ता चलेगा। तो 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 दिया है। तो पहली संख्या 5 दूसरी संख्या 6 तीसरी संख्या 7 चौथी संख्या 8 9 और पाँचवीं संख्या 9 और इसके बाद 10 हो जाएगा छठी संख्या। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का वर्गों का योग यानी कि प्रथम 3 संख्या यही ना है 5, 6, 7 इसका योग वर्गों का योग तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। इसको आप कहता क्या है? योग करना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। यानी कि योग का मतलब जोड़ होता है तो यानी कि सबको जोड़ देना है। तो 25 एक के आप 25 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41 5 61 61 और 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 61 और 49 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है और इसको आपको वेरीफाई करना होगा आखिर क्या है? तो देखिए इसमें कथन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या है? तो ये आपको बताना है कौन-सा उपयुक्त कथन सत्य है, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक अभाज्य संख्या नहीं है, दूसरा कथन में कहा रहा है कि एक एक भाज्य संख्या नहीं है। तो एक सबसे पहले अभाज्य संख्या का कंडीशन क्या है? अभाज्य संख्या का कंडीशन है कि कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए और वह 2 फैक्टर क्या होगा? एक वह खुद संख्या होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। दूसरी फैक्टर कौन-सा होगा? 1 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या का फैक्टर क्या होता है? अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होता है। एक 1 होगा और दूसरा वह इटसेल्फ यानी कि वह खुद होगा। यानी कि 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो क्या 1 का 2 गुणनखंड है? तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कहा जा रहा है 1 एक एक क्या है? भाज्य संख्या है या नहीं है। यानी कि कथन ए बिल्कुल सही है। कथन एक क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है और दूसरा नंबर कथन बी में कहा जा रहा है कि एक एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है? भाज्य संख्या का मतलब वह भाज्य लग जाता, किसी न किसी से भाग लग जाता, लेकिन यह कह रहा है भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या है। क्या यह अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होता तो क्या हम कहते? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होता तो कम से कम इसके 2 फैक्टर होते। तो इसका बिल्कुल कथन ए सही है लेकिन बी असत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 बीसवें का 2 तिहाई है। 3 बीसवें का 2 तिहाई है। बीसवें का 2 तिहाई है। 3 3 बीसवें का 2 तिहाई है, यानी कि बीसवें का 2 तिहाई है। 2 तिहाई है। ये इसका मतलब तो यही निकल रहा है ना 3 3 जो है वह क्या है? 3 बीसवें का 20वें यह 20 है।
का 2/3 2/3 है, 2/3 है, क्या है? 3 बराबर 3। यहाँ पे क्या करेंगे? 3, 3 कैंसल हो जाएगा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? थोड़ा-सा माइंड लगाइए। 3 बीसवें का 2/3 है, 3 बीसवें का 2/3 है, 3 बीसवें का 2/3 है। बीसवें का 2/3 का मतलब तो 2 गुना 2/3 यही होता है। 20 गुना 2/3 यही ना 20वें का 2/3 है। इसका मतलब तो यही निकल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है 3। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप सोल्व करेंगे, अन्यथा इस क्वेश्चन को मैं आपको कल बता दूँगा। मैं आपको ऐसा नहीं कराता कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता उस क्वेश्चन को भी मैं बताता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, वह मेरा सोच नहीं है। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ कि यह क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊँगा, ठीक है? इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको कल बताऊँगा, कोशिश करता हूँ कि अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रही होगी, तो इसका कमेंट आप हमें निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में बताएँगे और साथ में प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाकर इस इमेज को बनाकर क्वेश्चन को इमेज के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कहा जा रहा है गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर 12 लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती है? 12 लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर 12 लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो? अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। 100 मीटर की त्रिभुज से एक जमीन पर 12 लगाना चाहती है। 100 मीटर ये गीता के पास एक तार है जो क्या है 100 मीटर का है। 100 मीटर का है, ठीक है। तार की लंबाई कितना है 100 मीटर है। वह कहता है एक जमीन पर 12 लगाना चाहती है, उसे किस आकृति की जमीन भूमि पर बार लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। तो सबसे पहले देखिए इसमें किस-किस प्रकार का है। यह है त्रिभुजाकार, यह है वर्गाकार, यह है आयताकार और यह है वृत्ताकार, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इस सभी त्रिभुज को देखिए, अगर त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुजाकार बना रहे हैं, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। अगर हम त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से ऐसे-ऐसे जाकर यहीं पे हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। यानी कि ये सभी का लंबाई कितना होगा? 100 मीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन वर्गाकार बनाते हैं तो वर्गाकार का यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ यहाँ पे फिर से आ गए थे 100 मीटर। यानी कि यह पूरे की लंबाई कितना होगा? 100 मीटर होगा, ठीक है? 100 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है आयताकार। आयताकार का मतलब क्या है? आमने-सामने की भुजा बराबर हो, आमने-सामने की भुजा बराबर हो और कोण 90 डिग्री हो। यहाँ से हम स्टार्ट करें, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ आए, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 100 मीटर होना चाहिए। इस टाइप से कहा जा रहा है, तो हमें क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आयताकार भी होगा, एक वृत्ताकार बना लेते हैं, तो यह वृत्ताकार है और इसका भी डिस्टेंस 100 मीटर है। देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है वर्ग का क्या है? वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। ये कहा जा रहा है कि चारों का परिमाप कितना है? 100 मीटर ही है। तो परिमाप बराबर है यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है क्या? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है। तब यहाँ पे परिमाप 100 लिख देंगे, 4 गुना भुजा कर देंगे। तो भुजा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? भुजा बराबर हम कह सकते हैं 25 हमारा प्राप्त होगा। यानी कि भुजा बराबर 25 प्राप्त होगा। हमें क्षेत्रफल देखना है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस चीज़ से प्राप्त होगा? यह 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगर ये क्या है आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है क्या है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं लंबाई हमारा क्या है? x और चौड़ाई हम कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पे लंबाई हमारा क्या है? लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त करना है, तो परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ही होता है। यहाँ पे हमें प्राप्त करना है। इसी तरीके से 100 आ जाना चाहिए, तो आमने-सामने की भुजा हम क्या मान लेते हैं? इधर 30-30 और ऊपर में 40-40 तो 40-40 मान नहीं सकते हैं, 40-40 मानेंगे तो 80 हो जाएगा। 4 से हम भाग कर लेते हैं, 25 आ रहा है, 25 का मतलब यानी कि यहाँ पे 20-20 40 और 30-30 60 यानी कि इसको हम 30 मान लेते हैं, लंबाई को 30 और चौड़ाई को 20 मान लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही अपने से नॉर्मल मान लेते हैं, तो 20-20 60 40 और 30-30 60 यानी कि 40 और 60 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, सॉरी यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि लंबाई हमारा भी पता लग गया और चौड़ाई भी पता लग गया। क्या है? चौड़ाई भी हमें पता लग गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यानी कि लंबाई
भी हमारा 30 पता लग गया है, चौड़ाई भी हमारा 20 पता लग गया है। इसको कर लेते हैं 20 दूना 40 40 और 60 कितना हो जाएगा? 40 60 100 ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज है तो त्रिभुज का भी हमें क्या है भुजा निकालना होगा तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, यही ना होता है। इसके आधार से तो इसका क्षेत्रफल हम निकालना है तो 25 का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 625 यानी कि 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा वर्ग का और इसका निकालेंगे तो 30 गुने यह हो जाएगा 600 यानी कि सबसे ज्यादा हमारा किस चीज में निकल रहा है। इसी टाइप से आप वृत्त का भी देखेंगे यह 2 पाई आर दिया हुआ है 2 पाई आर बराबर हमारा क्या है 100 यानी कि यहाँ पे पाई का मान और आर का मान रख के और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो 2 पाई आर यानी कि 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 100 कर लेंगे यानी कि यहाँ से हम आर बराबर लिखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं 100 गुना 100 गुना 7 100 गुना 7 बटा 2 गुना 22 क्या हम लिख सकते हैं? तो 2 यहाँ पे 50 हो जाएगा 50 और यहाँ पे हम करेंगे तो 11 और यहाँ पे 25 25 से 7 आर बराबर आ जाएगा 25 गुना 7 बटा 11 ठीक है। यहाँ से आगे गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आगे से यहाँ गुना कर लेंगे किसी भी तरीके से देखेंगे ना तो यहाँ पे वर्गाकार आकृति का ही क्या होगा क्षेत्रफल ज्यादा होगा इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कहा जा रहा है शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी है एक समचतुर्भुज है और एक पतंग है। एक समचतुर्भुज है यानी कि आमने सामने की सभी भुजाएं क्या है बराबर है तो उसे हम समचतुर्भुज कहेंगे और एक पतंग है यानी कि हेक्सागोनल आकृति की है। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रैखिक सममिति है। तो उसने जवाब दिया पतंग समचतुर्भुज दोनों आकृतियां के समान संख्या में रैखिक सममिति है। किसी भी आकृति में कोई रैखिक सममिति नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि समचतुर्भुज यानी कि सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है और पतंग पतंग का आकृति क्या होता है पतंग का आकृति तो कुछ इस टाइप से होता है ना पतंग का आकृति कुछ तो इस टाइप से होता है पतंग का आकृति क्या होता है कुछ इस टाइप से होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि सममिति आकृति कितनी हो सकती है तो यह समचतुर्भुज में देखेंगे तो एक और एक दो हो गया एक और एक दो हो गया इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा कुछ हो सकता है नहीं ना या तो हॉरिजेंटल हम काट सकते हैं या तो वर्टिकल काट सकते हैं इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह भी एक और यह भी एक यानी कि 2 इसमें भी 2 इसमें भी। तो दोनों आकृतियाँ में समान रैखिक सममिति रेखाएँ हैं। यानी कि यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिल्ली से एक बस घंटे हर आधे घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। यानी कि दिल्ली से किसी जगह के लिए हर आधे घंटे में क्या निकलती है? बस निकलती है। क्या निकलती है? बस निकलती है। हर आधे घंटे यानी कि 30-30 मिनट पे बस निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगली बस वहां 9:25 पर निकलेगी। अगली बस कितने बजे निकलेगी 9:25 एएम पर निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी यह यात्री को कब दी तो सबसे पहले कहता क्या है कि यह जो अगला बस निकलेगा ना यह 9:25 में निकलेगा। कब निकलेगा 9:25 में निकलेगा और क्लर्क बताता क्या है कि दिल्ली से जो टर्मिनल से बस खुलती है वह 30 मिनट के अंतराल पे खुलती है। कितने मिनट के अंतराल पे खुलती है तो 30 मिनट के अंतराल पे खुलती है 30 मिनट के अंतराल पे खुलती है 30-30 मिनट के अंतराल पे खुलती है यानी कि 9:25 से पहले 30 मिनट क्या होगा यानी कि 8:55 8:55 इससे पीछे वाला बसवा गया होगा और 8:55 में जब बस खुला तो अगला 30 मिनट बाद यानी कि 9:25 में बस खुलेगा। कितने बजे खुलेगा? 9:25 में बस खुलेगा यानी कि आधे घंटे बाद खुलेगा, ठीक है? और यात्री जो पूछताछ करता है, वो तो क्लर्क बताता क्या है कि 10 मिनट पहले बस निकला है। 10 बज मिनट पहले बस निकला है यानी कि और अगला बस 9:25 में आने वाला है। यानी कि इस दोनों टाइमवा के बीच में यात्री टाइम पूछता है और 10 मिनट पहले बस खुल चुका है यानी कि 8:55 में वह तो बस खुल चुका था, लेकिन 10 मिनट पहले निकल चुका है यानी कि यात्री को वह सूचना मिलती है क्या 10 मिनट बाद से यानी कि उस यात्री को सूचना कितने बजे मिलती है तो 9:05 पे यात्री को वह सूचना मिलती है। कितने बजे मिलती है? 9:05 पे सूचना मिलती है। इस प्रकार से इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 8:55 में 10 मिनट जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 8:55 में 5 मिनट आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 बज जाएगा
और 9 बजने में 5 मिनट और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 बजकर 5 मिनट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है? सबसे अधिक हो सकता है। परिमाप कहा जा रहा है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फॉर्मूला आपको याद होना ही होना चाहिए। ठीक है। आयत जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और भुजा 1 सेंटीमीटर। क्या कहा जाता है? आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 1 सेंटीमीटर है। आयत जिसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और भुजा 2 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और भुजा 6 सेंटीमीटर है। और कहा जाता है आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आपको तो ये पता होना चाहिए 60 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 60 है। ठीक है? और आपसे कहा क्या जाता है? चौड़ाई। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। क्षेत्रफल फिक्स कर दिया है। क्षेत्रफल फिक्स होने की वजह से हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो एलबीएच क्या होता है? एलबी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर हम 60 ले देंगे। तो लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। यानी कि एक भुजा है, यानी कि 1 से हमें गुना करके हमें 60 लाना है। 1 से गुना करेंगे तो दूसरा तो 60 ही होगा। यानी कि इसके लिए फर्स्ट नंबर के लिए आप देख रहे हैं तो लंबाई हमें क्या मिल रहा है? 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यानी कि परिमाप हमें निकालना है तो पहले के लिए परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 60 प्लस 1 61, यानी कि 2 गुना 61 यानी कि 122। 122 परिमाप निकल गया। दूसरे के लिए देखेंगे तो 60 तो हमारा क्या हो जाएगा? 60 तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा और क्षेत्रफल तो आपको पता ही है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2 और अगला क्या हो जाएगा? हमें गुना करके निकालना है 60, किसी भी हाल में 60 निकालना चाहिए। यहाँ पे 2 और 60 आ गया, तो यहाँ पे हम परिमाप चेक करेंगे, तो परिमाप बराबर हम क्या लिखेंगे? परिमाप यहाँ पे हमारा क्या आ गया? लंबाई हमारा 30 आ गया और चौड़ाई 2 आ गया। तो परिमाप बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना है 30 और प्लस चौड़ाई कितना है 2, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना 32 यानी कि 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 60 है क्षेत्रफल, तो आपको क्षेत्रफल तो पता ही है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एक हमारा 6 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 10, यानी कि लंबाई हमारा 10 हो जाएगा और चौड़ाई हमारा 6 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर हमेशा बड़ा वाला ही लंबाई क्यों मान रहे हैं? तो जब भी क्षेत्रफल आयत जो होता है ना उसका लंबाई ही बड़ा होता है और चौड़ाई क्या होता है? कम होता है। ठीक है? इस टाइप से जब देखेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जब फिर से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई हमारा 10 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा यानी कि 16, 2 गुना 16 यानी कि 32, 2 गुना 16 यानी कि 32। यहाँ पे यह 60 दिया हुआ है, 10 गुना यहाँ पे 12 दिया हुआ है। एक भुजा हमारा 12 दिया हुआ है तो दूसरा हमारा 5 होगा, यानी कि लंबाई 12 और चौड़ाई 5। ठीक है? यहाँ पे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई हमारा 12 हो जाएगा और चौड़ाई 5 हो जाएगा, तो 17, 2 गुना 17 बराबर 34, बराबर 34। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर परिमाप सबसे ज़्यादा किसका है? तो 122। हम आपसे पूछेंगे कि 122 बड़ा है या 64 बड़ा है या 32 बड़ा है या 34 बड़ा है? तो आप तो बिल्कुल देखते ही कहेंगे सर 122 वाला बड़ा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बड़ा होगा, जिसका भुजा क्या हो? 1 सेंटीमीटर है। यानी कि ऑप्शन में इस ऑप्शन को देखने से आपको यह भी पता लग रहा है कि जिसका सबसे छोटा भुजा होगा ना, जिसका सबसे छोटा भुजा होगा, उसी का परिमाप क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसी का परिमाप ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और यह जब क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट पेपर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही नहीं बना पाए थे, यानी कि गलत अटेम्प्ट किए थे और सोचे थे कि जिसका सबसे ज़्यादा भुजा होगा, वही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो वह गलत है। आयत में होता है कि जिसका सबसे छोटा भुजा होता है, वो उसका परिमाप सबसे ज़्यादा होता है, उसका परिमाप सबसे ज़्यादा होता है। आप इस लाइन को कहीं लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और जो मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ ना, वह बिल्कुल शत प्रतिशत सही होते हैं और वेरिफाइड होते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ, वह बिल्कुल याद करने योग्य होते हैं। तो आप स्टेटमेंट को कहीं न कहीं अपने पेज में नोट कर भी लीजिएगा। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 44 में, डॉक्टर ने अमन को रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी। डॉक्टर नाम का एक डॉक्टर है, जो अमन को क्या करता है? रोज़ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देती है दिया है।
वह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। 14 गिलास, एक दिन में कितना? डेली वह 14 गिलास यानी कि प्रतिदिन वह 14 ग्लास पानी पीता है। 14 ग्लास क्या करता है? पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर, 1 गिलास की क्षमता कितना है? 1 गिलास पानी का क्षमता है 300 मिलीलीटर यानी कि 300 एमएल क्या है? 300 एमएल है। तो वह 1 सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है? तो सबसे पहले 1 दिन में कितना पीता है? तो 14 ग्लास। 1 दिन में वह कितना पानी पीता है? यानी कि 14 गुना 300 एमएल, तो यानी कि कितना हो जाएगा? वह 4200 हो जाएगा और 4200 एमएल का मतलब है 4 लीटर, 4 लीटर 200 एमएल, 4 लीटर 200 एमएल। तब हमें आपको क्या करना है? 1 सप्ताह में, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो वीकली जब यह पानी पिएगा तो क्या हो जाएगा इसका? वीकली यानी कि 4200 को आप क्या कर देंगे? 4200 को 7 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? हमारा वीकली एमएल में पानी वीकली एमएल में पानी निकल जाएगा। 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 7 चौका 28 और 1 29, यहाँ पे 29,400 एमएल पानी हुआ। यानी कि 29 लीटर 400 एमएल पानी यह कितना करेगा? 1 सप्ताह में पिएगा, 1 सप्ताह में पानी पिएगा यानी कि 29 लीटर 400 एमएल यानी कि हम बोल सकते हैं 29.4 लीटर भी पानी पिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है और यह क्वेश्चन आपको किस चीज़ से पूछा गया है? ओएनई के बीच वाले अक्षर एन, ओएनई के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। यानी कि एन से बनने वाले कोण। ओएनई के बीच वाले लेटर यानी कि एन से बनने वाले कोण की पहचान करना है। एन से बनने वाले कोण। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते होंगे न्यून कोण होता है। 0 डिग्री होता है। एक तो 0 डिग्री जो कि जेड से बनता है। एक न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण जो कि ए से बनता है। अगर हिंदी में देखेंगे तो 0 एंगल या ज से बनेगा और यह देखेंगे तो न्यून कोण यानी कि न से बनेगा। न से यानी कि आधा न से ऐसे न से न्यून कोण बनेगा। ठीक है? एक्यूट एंगल बोलते हैं और इसके जस्ट आगे चलेंगे तो राइट एंगल 90 डिग्री को बोलते हैं जो कि आर से बनेगा। राइट एंगल यानी कि समकोण एम स से बनता है हिंदी में। ठीक है? आगे चलेंगे तो रिजीव कोण बनता है जो कि ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 180 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पे तो इसको ज्र से बोलते हैं। क्या? रेडियस से बोलते हैं। रिजीव कोण लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे जो देखेंगे तो न्यून कोण ही हमारा इन से बनेगा। हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग देखा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यून कोण इन से बन रहा है। ठीक है? इस टाइप से आपको 45 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको आज ही डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे यह एप्लीकेशन लिस्टेड है। इसके माध्यम से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्रोफाइल अपना क्रिएट कर लीजिएगा और हर संडे को बिल्कुल सुबह में ही सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम तक 2-3 टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। मॉक टेस्ट दे सकते हैं और साथ में एनालिसिस कर सकते हैं और उस क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में पूछे गए होते हैं, उसका वीडियो आपको उसी दिन शाम को करा दिए जाते हैं कंप्लीट, ठीक है? और इससे आपको टेस्ट देने से यह पता लगेगा कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन आपका मजबूत है। इस टाइप से हमारी क्लासेस तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो हम आपको सीटेट के लिए क्लासेस करा रहे हैं, इसका बेसिक क्लास जॉइन करना, क्या? बेसिक क्लास जॉइन करना, तो इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना और क्लास में जाकर पेड क्लास को जॉइन करना होगा। उसमें आपको बहुत ही मिनिमम चार्जेज़ में बेस्ट कंटेंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूरे बिहार में सबसे बेहतर कंटेंट मैथ सेक्शन का मेरा ही है और मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट रिव्यू देते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट पूरे बिहार में बेस्ट है। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और विश्वास हो और सारे स्टूडेंट के कमेंट पे विश्वास हो, तो आप कोर्स को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही था। फिर से हम लोग नई वाली क्लास में कल 8 बजे शाम को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।